हेलो डियर स्टूडेंट्स, करदम सरी गांटी चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। मैं आज आपके लाया हूँ सब्जेक्ट ज्योग्राफी, जिसका कोड 029 है और वो क्लास 11th की बुक सेकंड भारत भौतिक पर्यावरण का चैप्टर 3 अपुहा तंत्र या ड्रेनेज सिस्टम के बारे में है। जो वीडियो है ये बेस है एनसीईआरटी, सीबीएसई और डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। तो कदम सरी गांटी चैनल के तहत मैं आपको लगातार वीडियो भेज रहा हूँ। जैसे कि मैंने पहले बताया था आपको कि 11वीं क्लास का जो रिजल्ट है वो काफ़ी डाउन रहता है ज्योग्राफी में। तो इसलिए डियर स्टूडेंट्स, आप जो है अभी से ही मेहनत करो, अभी समय है। तो मैं खैर वीडियो शुरू करता हूँ। इस चैप्टर में कुछ परिभाषाएं हैं, तो उन परिभाषाओं को आपको या टर्म्स को उनको समझना होगा पहले, उसके बाद ये चैप्टर आपको समझ में आ पाएगा। तो जैसे अपवाह तंत्र है, अपवाह तंत्र दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, अपवाह जमा तंत्र। अपवाह का मतलब ड्रेनेज है, यानी कि पानी का बहाव निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से हो रहे जल प्रवाह को अपवाह कहते हैं। ये इसकी परिभाषा है, या आम भाषा में पानी का बहाव। और तंत्र का संबंधित सिस्टम, यानी कि ऐसा कोई सिस्टम जो पानी के बहाव को निश्चित वाहिकाओं के माध्यम से करे, तो उसे जो अपवाह तंत्र कहेंगे। अपवाह तंत्र को इन वाहिकाओं का जाल, जो इन वाहिकाओं का जाल है, इसको अपवाह तंत्र कहते हैं। और वाहिका वर्ड जो आया, वाहिका मतलब क्या है? नदियां, नाले या अन्य जिसका पानी झील, तालाब या सागर में चला जाता है, चाहे नदी हो, चाहे नाले हो, या कोई और चीज़ हो, जिसका पानी जो जिनमें होकर के जाता है, वो उन्हें कहते हैं वाहिकाएं। जैसे हमारी शरीर में रक्त की नलिकाएं होती हैं या वाहिकाएं, उन्हें वाहिकाएं कहते हैं। तो ऐसे ही है। अब अपवाह और अपवाह तंत्र की परिभाषा आपको समझ में आ गई होगी। अब नेक्स्ट है आपका जल ग्रहण क्षेत्र या कैचमेंट एरिया। कैचमेंट का मतलब ही कैच करने से है, यानी कि ऐसा क्षेत्र जहां से वर्षा या बर्फ पिघलने से पानी बहाकर नदियों में लाया जाता है, उसे जल ग्रहण क्षेत्र कहते हैं, जहां से नदी अपना पानी लेकर आती है। नेक्स्ट है अपवाह द्रोणी। एक नदी तंत्र द्वारा अपवाही क्षेत्र, यानी कि बहाया जाने वाला जल ही अपवाह द्रोणी कहलाता है। यानी कि जो उसमें बह रहा है पानी नदी में, तो उसे अपवाह द्रोणी कहेंगे। यानी कवर एरिया बाय ए रिवर और सब्सिडरी रिवर्स, नदी या उसकी सहायक नदियों द्वारा बहाया हुआ जल। नेक्स्ट है आपकी परिभाषा जल विभाजक या जल संभर, यानी कि वाटर शेड। एक अपवाह द्रोणी को, यानी कि एक जो जैसे पानी बह या नदी मान लो आप, या नाला मान लो, उसको एक दूसरे से अलग करने वाली सीमा, उसको डिवाइड कर देगी, अलग करने वाली सीमा जल संभर कहलाती है या जल विभाजक कहलाती है। नेक्स्ट है आपका नदी द्रोणी और जल संभर में अंतर। अब एक इसमें ध्यान रखना कि ये जो थोड़ा वर्डों का फर्क है, और आपको ये समझना जरूर होगा, वर्ड बदलते ही इसकी परिभाषा चेंज हो जाएगी। नदी द्रोणी का मतलब क्या है? कई छोटे जल संभर क्षेत्रों से मिलकर ये बनती है नदी द्रोणी। जब छोटे छोटे जल संभर क्षेत्र हैं, यानी कि वहाँ से जो आएगा पानी। अब नदी द्रोणी जो है, दोनों को बता देता हूँ। पहले मैं नदी द्रोणी के बारे में बता रहा हूँ, और फिर आपको बताऊँगा जल संभर के बारे में। नदी द्रोणी एक मुख्य नदी और उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित किया जाने वाला जल, बहाया हुआ जल वाला का पूरा क्षेत्र क्या कहलाएगा? और नदी द्रोणी कहलाएगा। और जल संभर क्षेत्र क्या कहलाएगा? वह क्षेत्र जहां वर्षा बर्फ का पानी बहकर एक ही धारा नदी में, नाले में, झरने में वो मिल जाता है, सागर में मिल जाता है, वो जो कहलाएगा जल संभर। नदी द्रोणी का जो आकार है वो बड़ा होता है, जबकि जल संभर का आकार छोटा होता है। अब नंबर 3 पॉइंट है, जैसे नदी द्रोणी का एग्जाम्पल है गंगा नदी द्रोणी।
सिंधु नदी द्रोणी, ये इसके, ब्रह्मपुत्र नदी द्रोणी, ये इसके एग्जाम्पल हैं। अब इसके एग्जाम्पल जो हैं जल संवर्ग के, जैसे किसी छोटी पहाड़ी या नाले का क्षेत्र जो है वो कहलाएगा जल संवर्ग। नेक्स्ट है इसमें नदी द्रोणी में ही एक विशाल जलग्रहण क्षेत्र जो बड़ी नदी के लिए जल इकट्ठा करता है वह नदी द्रोणी कहलाता है। और इसमें है जल संवर्ग में फोर्थ वाला, पानी प्रबंधन की वह छोटी इकाई जो जल विभाजक से द्रोणियों से अलग होती है उसे जल संवर्ग कहते हैं। तो इन दोनों का अंतर आपको बता दिया मैंने। अंतर आए तो अंतर लिख देना और अलग अलग आए तो अलग अलग आप लिख सकते हो। पहले ज़्यादातर जो पेपर में नदी द्रोणी जल संवर्ग में अंतर ही पूछा जाता है। अब नेक्स्ट है आपका मुख्य अपवाह प्रतिरूप। कुछ प्रतिरूप दिए हुए हैं, मॉडल दिए हुए हैं अपवाह के, यानी कि पानी बहने के कुछ मॉडल हैं, कुछ उनके ट्रेंड हैं, तो उनके बारे में कई बार आता है। जैसे इसे मुख्य अपवाह प्रतिरूप में या मॉडल में पहला है वृक्षाकार या डेंड्रिटिक बोलते हैं इंग्लिश में से। वह अपवाह प्रतिरूप जो पेड़ की शाखाओं के अनुरूप हो, यानी जैसे पेड़ की शाखाएं होती हैं अलग अलग बहती हैं, पहले एक तना होता है उसके बाद उसकी ब्रांचें निकलती हैं तो वो पेड़ सा बन जाता है। तो ऐसी जो है ये जो मॉडल है वृक्षाकार है। जैसे एग्जाम्पल है उत्तरी भारी नदियाँ, जितनी उत्तरी भारी नदियाँ बहती हैं वे सारी सारी वृक्षाकार हैं। नंबर 2 अर्य या रेडियल या अपकेंद्री। ठीक है भाई, जब नदियाँ किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहती हो, कोई एक दिशा नहीं, सभी दिशाओं में बहती हो, तो उसे कहेंगे अर्य, रेडियल या अपकेंद्री। जैसे अमरकंटक पर्वत श्रृंखला से निकलने वाली नदियाँ इसका एग्जाम्पल है। तीसरा है तुम्हारा जालीनुमा या ट्रेलिस, TRELLIS, ट्रेलिस, जालीनुमा मॉडल जो है। जब मुख्य नदियाँ एक दूसरे के समानांतर बहती हों, पैरेलल बहती हों, तथा सहायक नदियाँ उनसे समकोण पर मिलती हों, 90 डिग्री एंगल पर मिलती हों। जैसे हिमालय के ऊपरी भागों की नदियाँ, जैसे चेनाब नदी क्षेत्र है या दामोदर नदी प्रणाली है, ये सब जो जालीनुमा अपवाह प्रतिरूप का उदाहरण है। नेक्स्ट है आपका अभिकेंद्री। पहला अपकेंद्री, अब है अभिकेंद्री। अभिकेंद्री यानी सेंट्रीपेटल। जब सभी दिशाओं से नदियां मिलकर किसी झील या गर्त में समा जाती हैं, विसर्जित हो जाती हैं, तो वे अभिकेंद्री कहलाती हैं। देखो दोनों में अंतर है। अपकेंद्री में क्या है, वो किसी पर्वत से निकलकर सभी दिशाओं में बहेंगी, और इसमें अभिकेंद्री में क्या है, वो सभी दिशाओं से इकट्ठी होकर एक जगह मिल जाएगी। जैसे एग्जाम्पल लद्दाख व तिब्बत की धाराएं, या नेपाल में एक नदी है बागमती नदी, या मणिपुर की लोकताक झील भी इसका उदाहरण है। अब इसका डिवीजन है, यानी कि इसका वर्गीकरण है कि भारतीय अपवाह तंत्र को हम किस प्रकार जो है वर्गीकृत कर सकते हैं, उसे बांट सकते हैं। तो इसको हम विभिन्न आधारों पर बांट सकते हैं। जैसे पहला है समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। जो पेपर में आए, देखो ध्यान रखना, बच्चे जो कंफ्यूज होते हैं अक्सर आंसर लिखने में देखा है। तो आप जो है ये कदम सरी गारंटी चैनल का यही फायदा है कि आपको जो है जो आपके डाउट हैं उनको साथ साथ क्लियर किया जाता है। तो आप जो है ध्यान रखना कि आप कंफ्यूज नहीं होना। जो भी पूछा गया है, जिस भी बारे में पूछा गया, आप उसी के बारे में उत्तर लिखेंगे। जैसे पहला है समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर। अगर ये पूछता है तो आपको खाली 2 लिखने हैं, इसको 2 समूह में बांट सकते हैं। नंबर 1 अरब सागर का अपवाह तंत्र, और नंबर 2 है बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र। यानी कि नदियां जो भारत में 2 जगह मिलती हैं, जाकर खत्म होती हैं, विसर्जित होती हैं, समाप्त होती हैं, एक तो अरब सागर और दूसरा बंगाली खाड़ी में। तो ये अपवाह तंत्र जो है, अब दोनों ये कैसे डिवाइड कर रखे हैं, अरब सागर और जो है बंगाली खाड़ी का अपवाह तंत्र जो कैसे डिवाइड कर रखे हैं, आपकी बुक में एक मैप भी है, उसको आप देखते हैं, उसमें एक लाइन से खींची हुई है, तो आप उसको देख सकते हो। तो ये जो अपवाह तंत्र है दोनों दिल्ली कटक, अरावली एवं सह्याद्री जल विभाजकों द्वारा अलग किए गए हैं, दोनों अलग अलग हैं। तो कुल अपवाह क्षेत्र का 77% भाग बंगाल की खाड़ी में जल विसर्जित होता है। ज़्यादातर जो नदियां हैं वो ज़्यादातर बंगाल की खाड़ी में जाकर गिरती हैं, खत्म होती हैं। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, कृष्णा अपना जल जो है गंगा नदी में
डालती है या समाप्त करती है, विसर्जित करती है। और केवल 23% भाग भारत के अपवाह तंत्र का जल अरब सागर में ही जाता है, गिरता है। जैसे सिंधु, नर्मदा, तापी, माही और पेरियार नदी का जल कहाँ समाप्त होता है, कहाँ गिरता है, कहाँ विसर्जित होता है, अरब सागर में। तो आपको ध्यान रखना है कौन सी नदी कहाँ पे समाप्त होती है। तो एक याद क्या होगा, अगर ये 3 नंबर में आ सकता है कि समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में बताइए। फिर ध्यान रखना, ये अगर ये आवे समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर तभी ये उत्तर लिखना है। नेक्स्ट है आपका जल संभर क्षेत्र के आधार पर, जल संभर क्षेत्र के आधार पर भारतीय अपवाह तंत्र का वर्गीकरण। इसके 3 भाग हैं। नंबर 1 प्रमुख नदी द्रोणी, इसका अपवाह क्षेत्र जो है 20,000 वर्ग किलोमीटर से भी ज्यादा है। प्रमुख जो है, मुख्य हैं, इसमें कुल मुख्य 14 नदियां हैं, 14 नदियां हैं। जैसे गंगा, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, तापी, नर्मदा, माही, पेन्नार, साबरमती, बराक। ये सारी नदियां बंगाल की खाड़ी में जा गिरती हैं, बंगाल की खाड़ी में अपना जल विसर्जन करती हैं और ये प्रमुख नदी द्रोणी में आती हैं, या इनको आप बड़ी नदी कह सकते हो। दूसरा मध्यम नदी द्रोणी यानी मीडियम, इसका अपवाह क्षेत्र 2000 से लेकर 20,000 वर्ग किलोमीटर तक है। इसमें कुल 44 नदियां हैं, जैसे कालिंदी, पेरियार, मेघना इत्यादि। ये सभी नदियां अरब सागर में गिरती हैं। तीसरा है, थर्ड है लघु नदी द्रोणी यानी छोटी, इनका अपवाह क्षेत्र 2000 वर्ग किलोमीटर से भी कम होता है। ये कहाँ है, ये कम वर्षा क्षेत्रों में बहने वाली नदियां, यानी जहां बारिश कम होती है वहां पे नदियां हैं छोटी छोटी, तो ये खाली बारिश में ही थोड़ी बहुत रहती हैं। जैसे पश्चिमी तट में कोंकण से लेकर मालाबार तट तक बहने वाली अनेक छोटी नदियां हैं, जैसे कालिंदी नदी, बेदंती नदी, और ये भी सब अरब सागर में ही गिरती हैं। तो ये आपके हो गया। अब तीसरा है आपका वर्गीकरण है उद्गम के आधार पर, यानी कहाँ से हमें निकल रही है नदी, उन्हें कहते हैं उद्गम, यानी कि जहाँ से वो निकलती हैं उसे कहते हैं वर्ड को उद्गम। ठीक है भाई, जो सोर्स वहाँ का निकलने का। ठीक है, तो ये मैंने बता दिया। पहले बताया था मैंने समुद्र में जल विसर्जन के आधार पर, दूसरा जल संभर क्षेत्र के आधार पर, और तीसरा है उद्गम के आधार पर। उद्गम के आधार पर जो है वो 2 भाग हैं मेन। नंबर 1 है हिमालयी अपवाह तंत्र और दूसरा प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। तो इसका कई बार अंतर भी आता है और कई बार अलग भी आता है, तो मैं दोनों में आपको अंतर बता देता हूँ, तो आप जो है आप इसको आराम से लिख सकते हो। ये कम से कम 5 नंबर में आएगा। तो हिमालयी अपवाह तंत्र में नंबर 1 है, ये पता ही है कि ये हिमालय से निकलती हैं और ये उत्तर भारत के उपजाऊ मैदानों में बहती हुई बंगाली खाड़ी में गिरती हैं, हिमालय से निकलने नदियाँ। और प्रायद्वीपीय में ये नदियाँ, जो प्रायद्वीप जो नीचे से निकलती हैं साउथ पार्ट वाले में, ये नदियाँ पश्चिमी घाट व प्रायद्वीप पठार से निकलकर पश्चिम से पूर्व की ओर बहती हैं। नंबर 2, यह अपवाह तंत्र नवीन है, नया है, और इसमें प्रायद्वीपीय में यह अपवाह तंत्र पुराना है, ओल्ड है। हिमालय अपवाह तंत्र में नंबर 3 में यह नदियां विसर्प बनाती हैं। विसर्प का मतलब है सांप जैसे चलती हैं, यानी कि अपना मार्ग चेंज कर लेती हैं। ठीक है भाई, बदल लेती हैं। और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र वाली नदियां, ये नदियां सुनिश्चित मार्ग में ही बहती हैं और विसर्प नहीं बनाती, जो इनका रास्ता है एक ही फिक्स रास्ता है। हिमालय अपवाह तंत्र में ये नदियां 12 मासी हैं। 12 मासी का मतलब है 12 महीने पूरे साल इनमें पानी रहता है। उसका कारण यह है कि हिमालय से बर्फ पिघलती है, रहती है हर वक्त, और इस वजह से पानी रहता है, और ज़्यादातर वर्षा भी वहाँ पर होती रहती है। तो ये इन नदियों में हमेशा पानी भरा रहता है। जबकि प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में ये नदियाँ केवल वर्षा पर डिपेंड हैं और इसलिए गर्मियों में ये सूख जाती हैं। हिमालय अपवाह तंत्र में नंबर 5 में ये युवावस्था में, यंग स्टेज में बहुत तेज बहती हैं, बहुत ज़्यादा पानी लाती हैं, और जबकि प्रायद्वीपीय में ये स्लो हैं और ये प्रौढ़ अवस्था में हैं। नंबर 6 हिमालय वाले में ये अपने मार्ग में अपर्दन यानी काटती हुई चलती हैं, घाटी बनाती हुई चलती हैं, पहाड़ों काटती हैं, मैदानों काटती हैं,
ये चलती हैं और अंत में डेल्टा का निर्माण करती हैं। जबकि ये प्रायद्वीप, ये नदियां जो हैं ये स्लोती हैं, ये नदी घाटें चौड़ियां और उथली हैं। हिमालय अपतंत्र के उदाहरण है सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। सिंधु जो है अरब सागर में गिरती है, जबकि गंगा व ब्रह्मपुत्र बंगाली खाड़ी में गिरती है। प्रायद्वीपीय में एग्जाम्पल में गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, महानदी बंगाली खाड़ी में विसर्जन करती हैं और डेल्टा बनाती हैं, जबकि नर्मदा व तापी पश्चिम की ओर बहकर अरब सागर में गिरती हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। और अब जो है नेक्स्ट है आपका, अब इसमें दोनों अपातंत्र के, इसमें कुछ अपातंत्र में कुछ नदियों को हम लेंगे जो मेन में नदियां हैं, और जो छोटी मोटी नदियां हैं उनको आप जो है बुक से पढ़ लें, कर लेंगे। जो ज़्यादा आते हैं मैं उनको उन पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ आपको, क्योंकि अब समय कम है। तो पहला जो है प्रमुख हिमालय अपातंत्र। प्रमुख हिमालय अपातंत्र में सबसे बड़ी नदी है सिंधु अपातंत्र। सिंधु, देखो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र में तीनों में से किसी एक के आने की प्रबल संभावना होती है हमेशा। 5 नंबर में आता है, बच्चे कुछ भी लिख देते हैं कि इन्हें पानी बहता है, पानी सभी नदियों में बहता है, कुछ भी लिख देते हैं कि भाई इसमें जो हम मतलब धार्मिक कार्य करते हैं सभी में करते हैं, ये खेती में काम आते हैं, सभी नदी खेती में आती है। नहीं, उनकी नदियों की विशेषता लिखनी है, स्पेशल विशेषता। हर नदी की विशेषता स्पेशल है और वही पॉइंट आपको लिखने हैं। जैसे सिंधु के बारे में कर रहे हैं, सिंधु अपातंत्र, सिंधु इंडस ही बोलते हैं इसको। नंबर 1, यह है कहाँ से निकलती है? यह तिब्बत कैलाश मानसरोवर से निकलकर लद्दाख, भारत में होते हुए पाकिस्तान के रास्ते अरब सागर में गिरती है। एक पॉइंट पूरा लिखना आपको ये, ठीक है। नंबर 2, इसकी प्रमुख नदियां 5 नदियां हर एक ही है, तो 6 हो जाती हैं ये। झेलम, इसकी प्रमुख नदियां झेलम, चेनाब, रावी, व्यास और सतलुज हैं। नंबर 3, 1960 की सिंधु जल संधि के तहत पूर्वी नदियां, जो पूर्वी नदियां हैं रावी, व्यास, सतलुज का 100% पानी का उपयोग भारत करता है, जबकि पश्चिमी नदियां झेलम, चेनाब का जो प्रयोग है पाकिस्तान करता है। अब इसका उद्गम मैंने बता दिया आपको। इसका उद्गम असल में बोखर चू नाम की जगह है, या इसे शेर मुख भी कहते हैं या सिंगी खंबान भी कहते हैं। इसकी ऊंचाई 4164 मीटर है और यह बोखर चू जो है तिब्बत में है, मानसरोवर झील के पास है, ठीक है भाई। बोखर चू ग्लेशियर ग्लेशियर से निकलती हैं, या हिमनद कह दो हिंदी में। हिमनद माने बर्फ वाली, यानी ग्लेशियर, बर्फ की नदियां, ठीक है। इसकी जो लंबाई, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है और भारत में इसकी लंबाई 1114 किलोमीटर है। इसका प्रभाव इंडिया में कैसे होता है? लद्दाख भारत में, जो वहां से शुरू होता है, फिर चले जाते हैं पाकिस्तान में, लास्ट में पाकिस्तान में कराची में अरब सागर में जाकर मिल जाती है। इसका कुल क्षेत्र 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है और भारत में इसका जो क्षेत्रफल है 3,21,289 वर्ग किलोमीटर है, 321,289 वर्ग किलोमीटर है। भारत में सिंधु J&K में ही बहती है, बस जम्मू कश्मीर में। अब है इसकी सिंधु उपवाद तंत्र की, सिंधु नदी की प्रमुख नदियां हैं जो मतलब जो इसमें आकर मिलती हैं, तो ये इन्हें सब्सिडरी बोलते हैं, यानी सहायक नदियां। जैसे झेलम है, झेलम जो सिंधु की सहायक नदी है। कई बार आता सिंधु की सहायक नदियां बताइए, तो इसमें 5 हैं। सिंधु की सहायक नदी झेलम पहली, यह कश्मीर घाटी में पीर पंजाल, गिरिपद का मतलब है जो पर्वत का, गिरी माने पर्वत, पद माने पैर, यानी कि पर्वत के निचले पार्ट, लोअर पार्ट ऑफ द माउंटेन, यानी कि पीर पंजाल जो है पर्वत, उसके गिरिपद में स्थित वेरी नाग झरने से निकलती है। यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले श्रीनगर व वूलर झील में बहती है, फिर यह पाकिस्तान में झंग एक जगह है के पास चेनाब में मिल जाती है। चेनाब, अब दूसरी नदी है इसकी चेनाब, सिंधु की जो सहायक नदी, दूसरी चेनाब। चेनाब भी सिंधु की सहायक नदी है। यह
दो सरिताओं या दो नदियों से मिलकर बनी है, छोटी नदियों से, चंद्रा और भागा। चंद्रा और भागा, ये चंद्रा और भागा हिमाचल प्रदेश में कैलांग एक जगह है, कैलांग के निकट ताड़ी में आपस में मिल जाती हैं और इसीलिए से चंद्रा भागा भी कहते हैं या चंद्रभागा कहते हैं। पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले यह भारत में 1180 किलोमीटर बहती है। अब एक नदी है इसकी, सिंधु की सहायक नदी रावी, यह भी सहायक नदी है सिंधु की। हिमाचल प्रदेश की कुल्लू पहाड़ियों में रोहतांग दर्रे से निकलती है। यह राज्य हिमाचल प्रदेश राज्य की चंबा घाटी से बहती है। यह पाकिस्तान में प्रवेश करने से पहले और सराय सिंधु के निकट चेनाब में मिलने से पहले यह नदी पीर पंजाल व धौलधर के बीच बहती है। एक नदी है इसकी व्यास, इसकी सिंधु की सहायक नदी व्यास। व्यास जो है ये सिंधु की सहायक नदी है, यह रोहतांग दर्रे के निकट व्यास कुंड से निकलती है। यह कुल्लू घाटी से गुजरती है, यह पंजाब के मैदान में प्रवेश करती है और यह हरीके एक जगह है के पास सतलुज नदी में मिल जाती है। अब एक है इसकी सहायक नदी सतलुज, पांचवी है लास्ट सतलुज। यह तिब्बत में मानसरोवर के निकट राक्षस ताल से निकलती है। इसे यहाँ पर लांगचेन खंबाब कहते हैं। यह भारत में प्रवेश करने से पहले यह सिंधु नदी के समानांतर 400 किलोमीटर तक बहती है, फिर रोपड़ से निकलती है। यह सिप किला से बहती हुई पंजाब के मैदान में आती है और यहाँ भागड़ा नागल परियोजना में नहर तंत्र का पोषण करती है। ठीक है भाई, आप जानते ही हो कि सतलुज नदी पे भागड़ा नागल बांध बंधा हुआ है। अब है आपका दूसरा नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र, बहुत फेमस है। नंबर 1 पेपर में बहुत आता है। गंगा नदी उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में गोमुख के निकट गंगोत्री या गोमुख ग्लेशियर से 3900 यानी कि 3900 मीटर की ऊंचाई से निकलती है। यानी कि देवप्रयाग की जगह है जहाँ पे भागीरथी व अलकनंदा आपस में मिलती हैं। इसके बाद ये गंगा कहलाती है। इससे ऊपर इसे भागीरथी और अलकनंदा कहते हैं। गंगा नदी हरिद्वार में आकर मैदान में प्रवेश करती है। आगे है इसमें नेक्स्ट है हरिद्वार से ये दक्षिण की ओर बहती है, साउथ की ओर बहती है, फिर दक्षिण से पूर्व की ओर बहती है। अंत में यह फिर दक्षिण की तरफ होकर दो धाराओं भागीरथी व हुगली में बट जाती है। बांग्लादेश में गंगा नदी का नाम पद्मा है, या इसे बांग्लादेश में पद्मा कहते हैं। इसकी कुल लंबाई 2525 यानी कि 2525 किलोमीटर है। इसमें बहुत सारी बारहमासी नदियां और मौसमी नदियां भी मिलती हैं। यमुना गंगा की प्रमुख सहायक नदी है। इसकी अन्य प्रमुख सहायक नदियों में सोन, रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी और महानंदा हैं। यह भारत की प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक और जीवनदायिनी नदी है। तो आप जो है ये गंगा नदी तंत्र आप समझ गए होंगे। अब एक नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। ब्रह्मपुत्र नंबर 1, यह विश्व की सबसे बड़ी नदियों में से एक है। यह 3 देशों तिब्बत यानी जो चाइना है, भारत और बांग्लादेश में बहती हुई बंगाली खाड़ी में विसर्जित होती है। इसका उद्गम कैलाश पर्वत श्रेणी में मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। चेमायुंगडुंग ग्लेशियर से हुआ है। तिब्बत में इसे यारलुंग सांगपो कहते हैं। अरुणाचल में सियांग या दिहांग कहते हैं और बांग्लादेश में इसे जमुना JAMUNA ठीक है कहते हैं। नेक्स्ट है प्रवाह तंत्र। इसका प्रवाह क्षेत्र तिब्बत, चीन, भारत में अरुणाचल प्रदेश और असम में बहती है और बाद में बांग्लादेश में जाती है और फिर बंगाल खाड़ी में गिर जाती है।
यह नदी बाढ़, मार्ग परिवर्तन और तटीय पर्यटन के लिए जानी जाती है। इसकी सहायक नदियां दिबांग, लोहित, धनसरी, सुबनसिरी और तीस्ता हैं। तो आपकी नदी तंत्र आपका हो गया ये। तो ये तीनों जो है आप हिमालय अपार तंत्र के ये तीनों हो गए आपके, ठीक है भाई। अब एक क्वेश्चन आपका, नदी जल उपयोग की समस्याएं। आता कई बार कि नदी जल उपयोग में क्या क्या समस्याएं हैं। नंबर 1 तो ये है कि आप इसमें लिख सकते हो, मैं कुछ पॉइंट बता देता हूँ और आप लिख सकते हो। नंबर 1, इसमें पर्याप्त मात्रा में पानी का नदी में पानी जो है उपलब्ध नहीं होता है, जल उपलब्ध ना होना। नंबर 2, भारी मात्रा में गाद या मिट्टी का होना। नंबर 3 है जल प्रदूषण या नदी प्रदूषण ज़्यादा होता है। नेक्स्ट इसमें राज्यों में नदी जल विवाद होता रहता है, ये भी समस्या है। नेक्स्ट इसमें जल बहाव में ऋतु के अनुसार, यानी कि जैसे बारिश हुई तो तेज पानी आ गया और कम बारिश हुई तो नदी सूख गई या कम पानी हो गया, तो ये बदलाव हो जाता है। नेक्स्ट इसमें मानव बसाव होने से, यानी कि जैसे जैसे मानव बसावट हो रही है तो नदी जो धीरे धीरे सूख रही है, क्योंकि वहाँ पर लोग जो अपने घर बना रहे हैं। अब इसमें एक क्वेश्चन है, नदी जल उपयोग की सीमाएं। देखो ध्यान रखना, पेपर में अगर उपयोग की समस्याएं हैं तो समस्या लिखनी है, और सीमाएं आए, लिमिटेशंस आए तो लिमिटेशन लिखनी है, दोनों में अंतर होता है। अब नदी जल उपयोग की सीमाएं। नंबर 1, 12मासी नदियां होने के बावजूद भी इनका वितरण समान नहीं है। नंबर 2, वर्षा में जल बहकर समुद्र में चला जाता है। नंबर 3, शुष्क ऋतु में जल कम हो जाता है, यानी गर्मियों में जल जो है कम हो जाता है। नंबर 4, देश में कहीं बाढ़ और कहीं सूखा होता है। इसके समाधान का सामंजस्य नहीं हो पाता। नंबर 5 है, ज्यादा जल क्षेत्रों से कम जल क्षेत्रों की ओर जल का ट्रांसफर नहीं हो पा रहा है। कहीं तो पानी बहुत ज्यादा है जहां बाढ़ आ रही है और कहीं पे सूखा हुआ है, तो इसका जो कोई हल नहीं हो रहा, जबकि यह अति आवश्यक है। नंबर 6, सड़कों की तरह जैसे सड़कें आपस में मिली हुई हैं, ऐसी नदियां भी आपस में मिला देनी चाहिए, कनेक्ट कर देनी चाहिए, तो समस्या समाप्त हो सकती है। अब यह कि भाई, अब अगला टॉपिक है तुम्हारा, भारत में नदियों को जोड़ने के सामाजिक व आर्थिक कथन। यानी कि क्या कारण है कि जब इतनी बड़ी समस्याएं हैं, कहीं लगातार बाढ़ आ रही है पानी से और कहीं पे जो है सूखा पड़ रहा है, तो ऐसे क्या कारण है कि भाई हम जो उसको नहीं कर पा रहे हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं हो पा रहा है, इसके कुछ कारण हैं। तो इसमें उन पॉइंटों पर हम डिस्कशन करेंगे और आपका ये लास्ट टॉपिक होगा इसका। तो भारत में टॉपिक है, भारत में नदियों को जोड़ने के सामाजिक व आर्थिक कारण। नंबर 1, बड़ी नदियों में जल शक्ति की भारी संभावनाएं हैं। अगर हम इन्हें जोड़ दें तो इनमें जो है जल शक्ति, यानी कि जो हमारी हाइड्रो पावर है वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, बिजली की जो है बहुत ज़्यादा पूर्ति हो जाएगी। नंबर 2, बड़ी नदियों को कम जल वाली नदियों में जोड़ने से जो खेती की समस्या, कृषि सिंचाई की समस्या है, उसके लिए जल की आपूर्ति आसान और सुगम हो जाएगी। जो जगह सूखा पड़ता है या किसान जो परेशान रहते हैं वो नहीं होंगे। नेक्स्ट है इससे क्या होगा, जब उन जगहों पर ही पानी पहुंच जाएगा जहाँ सूखा पड़ता है, तो वहाँ पे भी अन्न उत्पादन क्षमता बढ़ जाएगी और देश की आर्थिक तरक्की और ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है, बाढ़ व सूखे से राहत मिल जाएगी। कहीं बाढ़ आ रही है तो बाढ़ भी खत्म हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा पानी जो है सूखे जो एरिया हैं, जो कम जल वाली नदियाँ हैं, उधर भेज दिया जाएगा, तो ना तो बाढ़ रहेगी ना ही सूखा रहेगा, तो दोनों समस्याएं एक साथ समाप्त हो जाएंगी। नंबर 5, इससे जो राज्य की नदियों के जो विवाद है, आपस में विवाद हो रहे हैं कि भाई पानी हम इतना इस्तेमाल करेंगे, वो भी अपना आप ही स्वतः ही समाप्त हो जाएंगे। तो इससे भी खर्चा बचेगा कोर्ट का भी, और जो शांति भी रहेगी। और इसका नेक्स्ट पॉइंट है जल परिवहन। अगर ये आपस में मिल जाएं तो जिस तरह सड़कों से हम एक जगह दूसरी जगह जा सकते हैं, पूरे देश में घूम सकते हैं, ऐसी जो है तो जल परिवहन भी और ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो जो है वाटरवेज ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी यात्रा का एक भारतीयों के लिए विकल्प होगा। और अब समस्या ये क्यों नहीं हो पा रहा, इसके कारण है कि जो भारत की भू आकृति है, भारत की जो का उच्चावच है, उसमें ये कार्य थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन यह अगर एक बार कर जाए तो ये दीर्घकालिक लाभ देगा। तो निष्कर्ष यही है कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ देना चाहिए। ठीक है भाई, तो ये आपका वीडियो समाप्त हो गया है। अब चैनल को कदम सरी गांधी चैनल है, इसको लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और इससे लाभ उठाओ।